चलिए तो आज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस, या हम कहेंगे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके बारे में देखते हैं। सो ऑस्मोसिस एक नेचुरल फेनोमेना है, उससे रिलेटेड है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। सी, ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। ओके, एक साइंटिस्ट है एबनॉलेट, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उसने एक बीकर में बीकर उसने उसमें वाटर लिया एक पॉट में, ठीक है। उसमें एक इन्वर्टेड ट्यूब रखा उसने, जिसका बॉटम थोड़ा ब्रॉड था। ओके, इन्वर्टेड ट्यूब, एंड बॉटम ऑफ द ट्यूब इज पैक्ड with semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane. What are semi-permeable membrane? These are the membranes having very tiny pores, very tiny holes. इतने छोटे इसके होल्स होते हैं कि इसमें से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव हो सकते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल उसमें से पास हो सकते हैं। अदर बिग पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स, अदर सब्सटेंस उसके अंदर से पास नहीं हो सकते। इसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये अपने को नेचर में भी मिलता है। जैसे आप गेम खेलते हैं, कुछ मैजिक बॉल्स लाते हैं आप, वो मैजिक बॉल्स को आप पानी में डालते हैं, इतने छोटे छोटे रहते हो, है ना। 1-2 घंटे के बाद फूल जाते हो, अंदर पानी चला जाता है, तो उसकी जो लेयर है ऊपर की बॉल की, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसमें वाटर चला गया अंदर, उससे वो फूल गया। वैसे जो एग आता है ना, एग का ऊपर का जो हार्ड कवर है अंडे का, उसको आप निकाल दो तो अंदर एक लेयर रहता है, एक झिल्ली होती है पतली, देखा आपने? उसको भी आप रख दीजिए पानी के अंदर, वो एग फूल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर मूव होते हैं, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। आप खुश नहीं हो ना, अंडा बड़ा हो गया, उसमें पानी चला जाता है। क्या जाता है उसमें? पानी। तो ये जो फेनोमेना है, नेचुरल फेनोमेना के लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ थ्रो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव होते हैं, इसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। ये एक नेचुरल फेनोमेना है। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव टुवर्ड्स high concentrated solution through the semi permeable membrane. It is called osmosis. ये आप कहेंगे माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सिंपल वे में डिफाइन करना है, माइग्रेशन, माइग्रेट एक जगह से दूसरी जगह जाने का। तो माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू दी हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, या सिंपल सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। कैसे बोलेंगे आप उसको? माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनटू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। समझा आपको? तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और यहां पर कौन है? वाटर। कौन है ये? वाटर, H2O। और अंदर उसने लिया था शुगर सॉल्यूशन। क्या लिया उसने? ये शुगर सॉल्यूशन है, मतलब अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, सॉल्यूट है मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो अब यहां पर नेचुरल फेनोमेना होने वाला है कि वाटर मॉलिक्यूल विल मूव इनसाइड द ट्यूब। समझा आपको? वाटर मॉलिक्यूल लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या होंगे? मूव होंगे। तो डेफिनेटली यहां पर ये ग्रेजुएटेड ट्यूब है, मतलब इसमें मार्किंग होती है mls के अंदर, ठीक है। तो यहां पर क्लियर कट उसको दिखता है यहां पर कि जो शुगर सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है। समझा आपको? मतलब वाटर मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं, ऑस्मोसिस हो रहा है। फिर उसके बाद उसने क्या किया? उसने यहां पर अपना थंब लगा दिया। जब थंब लगाया तो देखा प्रोसेस स्टॉप, लेवल नहीं बढ़ रहा है ऊपर, तो उसने उसको नाम दिया ऑस्मोटिक प्रेशर, द प्रेशर विच स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, द प्रेशर विच स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, या
द प्रेशर विच स्टॉप द ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव हो रहे थे उसने उसको स्टॉप कर दिया। समझा? तो ये हो गया ऑस्मोसिस। समझा? फिर उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट और आया बाद में। ये एक्सपेरिमेंट अदर साइंटिस्ट का है। इसमें उन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक इस तरह से यहाँ पर दो कंपार्टमेंट बनाए। एक में लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लिया गया है, लो कॉन्सेंट्रेशन, और एक में हाई कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन लिया गया। ठीक है, और उसको जोड़ दिया गया, या हम इसको डायरेक्ट जोड़ते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, इनडायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। ओके, अलग अलग इसके कंस्ट्रक्शन है, कुछ भी बना सकते हैं आप। ओके, ये मेम्ब्रेन है जो अलाउ करेंगे जाने के लिए। ओके, तो यहां पर क्या होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे, मूव होंगे। जब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव होंगे तो इधर ये ऊपर जाएगा लेवल। अरे बरोबर है कि नहीं है? तो हम बोलेंगे यहां पर हो रहा है ऑस्मोसिस। समझा आपको? अगर आपने यहां पर प्रेशर को कांस्टेंट रखा, पिस्टन लगा दिया, यहां पर क्या लगा दिया, जैसे यहां पर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहां पर लगाते हैं एक पिस्टन। एक पिस्टन आपने यहां पर लगा दिया, और पिस्टन है वेटलेस फ्रिक्शनलेस। पिस्टन क्या है, वेट क्या है, हाँ क्या ये फ्रिक्शनलेस एंड वेटलेस। तो जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर मूव होंगे तो प्रेशर से पिस्टन ऊपर जाएगा। हाँ, लेकिन आपने पिस्टन को यहां लॉक कर दिया तो ऑस्मोसिस स्टॉप, और उसके बाद आपने यहां से प्रेशर अप्लाई किया। अब आपने प्रेशर को बढ़ाया, अपोजिट प्रेशर को, तो देन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बैक अगेन टुवर्ड्स लो कॉन्सेंट्रेशन। समझा आपको? अगर आपने उधर से प्रेशर बढ़ाया तो वापस लो कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव होने लगेंगे। इट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। समझा आपको? इट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस समझ में आया, माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आया, द प्रेशर विच स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आया, when osmotic pressure increases, solvent molecule again back from high concentration to low concentration. Third point, molarity या मोलैलिटी से रिलेटेड किसी सोल्यूशन की, अच्छा हम बोल रहे हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन लो है और इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है मतलब इसमें क्या ज्यादा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल्स ज्यादा है। समझा आपको? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, शुगर ज्यादा है या सॉल्ट ज्यादा है, जो भी ज्यादा है। तो जितना ज्यादा आप इसमें डालेंगे सॉल्यूट तो इसकी मोलैलिटी क्या रहेंगी, ज्यादा। तो ऑस्मोसिस उतना अच्छे से होगा ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्ट मोलैलिटी से रिलेशन है। अरे है क्या नहीं है ना? तो हम बोल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई। अपने नॉर्मल प्रेशर को पी से बताते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे बताते हैं, पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको याद है हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, मतलब P इज इक्वल टू एन आर टी बाय वी। तो एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है वेंट ऑफ। क्या नाम है उसका, वेंट ऑफ। तो वेंट ऑफ ने क्या किया, इस आइडियल गैस इक्वेशन को यूज किया। उसने क्या बोला, ऑस्मोटिक प्रेशर इज आल्सो अ प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज आल्सो अ प्रेशर। तो उसने कहा कि अगर P इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी होता है तो हम बोल सकते हैं पाई इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी। समझा? उसने कहा पाई इज अ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्रेशर, प्रेशर ही है ना ये भी। तो पाई इज इक्वल टू एन आर टी बाय वी। फिर उसके बाद एन अपने को पता है, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, बराबर है, और एन बाई वी
नंबर ऑफ मोल्स इन वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, बराबर है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, यानी सी। पता है या नहीं है? अरे भाई किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर में कितने? अरे मोलैरिटी नॉर्मेलिटी निकाले ना अपन ने, तो नंबर ऑफ मोल्स मोलैरिटी निकालते ना ऐसे, नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर में कितना, तो वो क्या बताता उसका कॉन्सेंट्रेशन बताते हैं। अरे भाई नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो कॉन्सेंट्रेशन कम है, नंबर ऑफ मोल्स 2 है कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, 3 है। अरे भाई आपकी चाय में किसी ने 1 चम्मच शक्कर डाल दी, आप बोलते मीठी है। 2 चम्मच डाल दिए, आप बोलते ज्यादा मीठी है। 3 डाल दिया किसी ने, तो क्या बोलते, चाय बनाए कि शरबत बनाए? अरे समझा गया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा ना, तो सॉल्यूट बढ़ा वॉल्यूम के अंदर तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, और इसके अपोजिट वॉल्यूम है, वॉल्यूम बढ़ाए तो कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो N/V का मतलब होता है C, तो ये N/V देखो दिखा, तो पाई इज इक्वल टू N/V की जगह लिख सकते हैं अपन CRT, समझा? और R को तो अपन बचपन से जानते हैं, R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट। कौन है ये? गैस कांस्टेंट। इट इज अ गैस कांस्टेंट, R इज अ गैस कांस्टेंट। उसकी वैल्यू क्या है? 8.314 जूल। कैलोरी में हाँ 2 कैलोरी, याद है आपको? ऐसे याद रखने का। सब लोग इधर देखो जरा ध्यान से। हाँ, तो C is the concentration, R is the gas constant, T is the temperature, pi is the osmotic pressure, बरोबर। अगर ये R कांस्टेंट को निकाल दे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ सकता है? अरे बोलो ना। अपन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के क्या लगाते हैं? इक्वल टू एंड कांस्टेंट, बराबर है ना। वापस से प्रोपोर्शनलिटी का साइन चाहिए तो कांस्टेंट को और इसको हटा दो, मतलब पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू T, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद रेस्पेक्ट टेम्परेचर। समझा आपको? एक गिवन टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। समझा? समझा? तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड है मतलब नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड है। जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मतलब नंबर ऑफ मोल ज्यादा। जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा रहते हैं वहां मोलैरिटी भी ज्यादा होती है ना, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम? अरे बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते ना? हाँ बोलो ना, फिर बोल सकते ना? हाँ चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने काम आने वाला है, ये भी काम आने वाला है, एक और एक काम आने वाला है, एन। एन बोले तो कौन? नंबर ऑफ मोल्स। ओके, अच्छा, तो यहां पर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर लेना पड़ेगा ना अपने को मोलैलिटी। अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, लेना पड़ेगा। अच्छा, इसको हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद, लेकिन अभी हम और थोड़ा एक नया पॉइंट देखते हैं क्योंकि उसको भी लाकर इसमें जोड़ना है अपने को। वो है वेंट हॉफ फैक्टर। कौन है? वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर क्या बताता है? वेंट हॉफ फैक्टर इसको आई से बताते हैं, स्मॉल आई। वेंट हॉफ फैक्टर स्मॉल आई। वेंट हॉफ फैक्टर क्या बोलता है कि ठीक है, अपन ने डाला जितना नंबर ऑफ मोल्स अंदर उतने ज्यादा पार्टिकल, जितने ज्यादा पार्टिकल प्रॉपर्टी उसके हिसाब से चेंज होगा क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। समझा आपको? लेकिन कुछ जगह एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है। क्या होता है? जैसे आम बात, अपन क्या बोल रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड डाला अपन ने पानी में, क्या डाला? एक Na+ बना, एक Cl- बना, बराबर है। पार्टिकल कितने बने? 2। डाला तो अपन ने एक NaCl, 1 मोल, लेकिन अंदर कितने मोल तैयार हो गए? 2 मोल। तो इसको बोलते हैं डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं इसको? मतलब एक्सपेक्टेड से ज्यादा, अपनी एक्सपेक्टेशन थी कि 1 सोडियम क्लोराइड अंदर डाला है 1 मोल, लेकिन अंदर जाने के बाद वो डिसोसिएट हो गए और 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- बन गया, तो डबल हो गया ना, तो इसको बोलते हैं डिसोसिएशन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए यहाँ पर? 2। समझा आपको? मतलब 2 मोल। समझा? और कुछ जगह होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब आपने डाला 1 मोल एसिटिक एसिड, लेकिन अंदर जाने के बाद वो हाफ हो जाएगा। क्यों?
एज ए पार्टिकल, मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से देखो, थोड़ा कंसंट्रेशन। हाँ, आपने डाला इसमें सोडियम क्लोराइड पानी में, कितना डाला? 1 मोल सोडियम क्लोराइड। कितना डाला? 1 मोल सोडियम क्लोराइड। अंदर जाने के बाद बना 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस, तो कितना बन गया? 2 मोल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गए ना? अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे 1 मोल के हिसाब से, लेकिन डबल हो गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा ना। अरे बराबर है कि नहीं है? वैसे ही अगर हम किसी सोल्यूशन में या वाटर के अंदर या बेंजीन के अंदर स्पेशली एसिडिक एसिड डालते, क्या डालते हैं? एसिडिक एसिड डाला है हमने अंदर 1 मोल। कितना लिया एसिडिक एसिड? 1 मोल एसिडिक एसिड आपने लिया और इसमें डाल दिया। लेकिन आपको पता है एसिडिक एसिड में क्या होता है? एसोसिएशन। क्या होता है? CH3COOH, ये है एसिडिक एसिड, CH3COOH, CH3COOH। दूसरा CH3COOH, ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये पार्शियल निगेटिव ऑक्सीजन, इनके बीच में आपस में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। पार्शियल निगेटिव ऑक्सीजन, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, इनके बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दोनों मॉलिक्यूल, दोनों एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल साथ साथ घूमते। अरे समझा गया? अरे समझा गया? तो ये हमेशा साथ रहेंगे, इसलिए दोनों मिलकर एज ए एक पार्टिकल बिहेव करेंगे। समझा? तो डाला 1 मोल, दो जुड़ गए तो कितना बन गया? हाफ मोल। समझा? तो जहां एसोसिएशन होता है वहां पार्टिकल कम हो जाते हैं, जहां डिसोसिएशन होता है वहां पार्टिकल बढ़ जाते हैं। समझा आपको? मतलब थ्योरेटिकली कुछ और है, प्रैक्टिकली कुछ और है। तो इसके लिए एक नया फॉर्मूला वेंट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, वेंट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखते हैं या नंबर ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट और एसोसिएट, डिसोसिएट और एसोसिएट डिवाइडेड बाय एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक्चुअल कितने लिया था और डिसोसिएट और एसोसिएट होने के बाद कितने हुए। समझा गया? समझा गया? आप जरा ध्यान से, ये है वेंट ऑफ फैक्टर। जैसे आपने लिया था 1 मोल, क्या लिया था? 1 मोल लिया आपने, लिया ना 1 मोल, अंदर जाने के बाद कितने हो गए? तो ये थ्योरेटिकल 1 मोल है और प्रैक्टिकली कितने हैं? 2 मोल्स। तो आई का वैल्यू क्या आएगा? 2। समझा? हाँ, आपने लिया 1 मोल, लिया ना 1 मोल एसिटिक एसिड, अंदर जाने के बाद क्या हो गया? एसोसिएशन, तो कितना हो गया? हाफ मोल, मतलब 0.5। आंसर क्या आएगा? 0.5। तो अगर वेंट ऑफ फैक्टर यानी आई इज ग्रेटर देन 1 तो समझ जाने का वहां पर क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? डिसोसिएशन। क्या होने वाला है? अगर वेंट ऑफ फैक्टर है लेस देन 1, 0.5 कम है ना, 1 से छोटा है ना, तो अगर वेंट ऑफ फैक्टर है लेस देन 1 वहां पर क्या होता है? एसोसिएशन। क्या होता है वहां पर? एसोसिएशन। अब आप वेंट ऑफ फैक्टर और भी तरीके से निकाल सकते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर अपॉन theoretical osmotic pressure. Vent of factor is equal to observed molar mass upon theoretical या एक्चुअल मोलार मास। समझा क्या? अरे समझा क्या? इस तरह से आप निकाल सकते हैं वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू।
अब वेंट ऑफ फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। अरे बोलो ना। तो ये फॉर्मूले के अंदर आई भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। क्या बन जाएगा? पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। मतलब वेंट ऑफ फैक्टर को आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते टाइम हमेशा लेना पड़ेगा साथ में। समझा आपको? आप बोल रहे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर एसोसिएशन हो रहा है तो लेस देन 1 वैल्यू रहेगा ना। अगर लेस देन 1 वैल्यू तो मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर कम होना चाहिए। कम होना चाहिए तो उसके लिए वैल्यू रखना पड़ेगा ना यहाँ पर। अरे बोलो ना। और जहां डिसोसिएशन हो रहा है तो वो मोर देन 1 है, तब भी आपको यहाँ पर आई की वैल्यू रखना पड़ेगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर अपने को ज्यादा मिलेगा ना। तो अपने को प्रैक्टिकल निकालना है, इसलिए वेंट ऑफ फैक्टर लेना जरूरी है। ठीक है, इसको पॉज करो। अब जरा ध्यान से देखो बॉयज। तो यहां पर ये पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, ये अपने को एक रिलेशन मिल गया और वेंट ऑफ फैक्टर की वजह से। आप इस इक्वेशन पे भी अप्लाई कर सकते हो उसको। पाई इज इक्वल टू आई एन आर टी बाय वी, और n अपने को पता है, ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ये कौन है? N2 है। व्हाट इज N2? सॉल्यूट। सॉल्यूट के लिए। ठीक है, अगर N2 अपने को पता है सॉल्यूट के लिए होता है तो N2 का मतलब है W2 अपॉन M2। ये बात सबको पता है। W2 गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट एंड M2 मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट, जो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको 1 to 30 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लर्न करने के लिए मैंने कहा था। ठीक है, चलो कल आने वाला है सब वो यूज में। ओके, इधर जरा ध्यान से। तो ये W2 अपन M2 को यहां रख सकते हैं। पाई इज इक्वल टू I, यस W2 N2 की जगह पे रखना है अपॉन M2, और ये कौन है? RT, और ये कौन है? V। समझा? गेटिंग? नो प्रॉब्लम। ओके, ये भी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? M2 को ऊपर भेजेंगे और पाई को नीचे भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? M2 इज इक्वल टू I इंटू W2 इंटू R इंटू T अपॉन पाई इंटू V। मतलब हम मोलार मास भी निकाल सकते हैं इसके ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से। समझा क्या? हम यहाँ पर इस इक्वेशन को यहाँ पर भी चेंज कर सकते थे अगर वेंट ऑफ फैक्टर अगर यहाँ नहीं लिया जाता है। अगर नंबर ऑफ मोल सेम है ऊपर और नीचे तो आई नहीं आएगा ना वहां पर। अरे भाई, वेंट ऑफ फैक्टर कहा था जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन है। अगर जहां डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होता है, जितने नंबर ऑफ मोल्स डाला है उतना ही, तो 1 रहेगा ना आंसर। और आई की जगह 1 रखा तो पूरी वैल्यू क्या रहती है? सेम। 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो वही आएगा ना। तो यहाँ पर हम विदाउट आई यहाँ पर उसको लिख सकते हैं सेम इक्वेशन को ऐसे। इसलिए रिलेशन करना था, मैंने आपको बताया। देखो M2 इज इक्वल टू, जहां डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होता है आई लिखने की जरूरत नहीं है, W2 RT बाय पाई V। मतलब हम मोलार मास भी निकाल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से। समझा आपको? अरे समझा क्या? हाँ, तो आपको ये लिखना है, मैं अब इसलिए यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे ही हमने एक रिलेशन देखा था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। याद है क्या? देखा ना हमने? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लास्ट लेक्चर में। तो आप डेल्टा टीबी निकालते टाइम अगर वेंट ऑफ फैक्टर अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन है तो इक्वेशन चेंज होकर क्या बनेगी? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम। समझा? सेम इक्वेशन अपन ने देखा था डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। याद है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो आप ले सकते हैं अगर वेंट ऑफ फैक्टर मतलब वहां पर अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन है तो I इंटू के एफ इंटू एम। समझा? ये सारे इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं अगर डिसोसिएशन और एसोसिएशन है तो। वही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को आपको चेंज करना है। क्या आपको याद है? तो आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी याद होगा। P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या था? डेल्टा P अपॉन P नॉट। अरे याद है क्या? इज इक्वल टू क्या था? X2। अरे याद है कि नहीं है? मोल फ्रैक्शन। अरे बोलो ना।
तो यहां पर भी अगर आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है तो आपको वेंट ऑफ फैक्टर यूज करना पड़ेगा। समझा? समझा? नो प्रॉब्लम। तो वेंट ऑफ फैक्टर को आप अच्छे से याद रखिए। वेंट ऑफ फैक्टर का मतलब है सिंपली हम बोलेंगे उसको ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, शॉर्ट में लिखा मैंने, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्चुअल कॉलिगेटिव, या एक्चुअल नहीं कहेंगे उसको, थ्योरेटिकल कहेंगे हम, या एबनॉर्मल थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी इज इक्वल टू आई, मतलब वेंट ऑफ फैक्टर। समझा? बहुत सिंपल है ये, आप एक रीडिंग करेंगे आपको समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है? लेकिन शुरू से पढ़ना उसको, थियरी भी पढ़ना उसका। चलो इसको स्टॉप और इमेज इसका ले लो। अरे इसका ऑन